कोरोना को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर करारा वार। कोरोना संकट पर सरकार के इंतजामों को लेकर केंद्र पर बरसी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी का आरोप, कोरोना संकट में बीजेपी नफरत के वायरस फैला रही है। सोनिया गांधी का बयान, कोरोना के कारण देश में आर्थिक बदहाली आई। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, देश में 12 करोड़ नौकरियों पर खतरा। सोनिया गांधी की सरकार से मांग, गरीबों, किसानों और मजदूरों के खाते में भेजे जाएं 7,500 रुपए। सोनिया गांधी का आरोप, कांग्रेस ने जो भी सुझाव दिए उस पर केंद्र ने ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, देश में कोरोना वायरस की जितनी टेस्टिंग की जा रही है वो काफी नहीं है। कोरोना बहाना, केंद्र पर निशाना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आज केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला गया। कहा गया कि भाजपा सरकार कोरोना के कठिन काल में भी नफरत का वायरस फैलाने का काम कर रही है। बेरोजगार हो गए लोगों की चिंता करने के बजाय लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। नित नई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे समुदायों के बीच खाई बढ़ गई है। इसके लिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सांप्रदायिकता फैलाने का काम दरअसल कांग्रेस कर रही है। कोरोना से लड़ने की कोशिशों की देश दुनिया में तारीफ हो रही है, कांग्रेस को ये हजम नहीं हो रहा। कोरोना को लेकर शुरू हुई इस राजनीति पर आज प्राइम डिबेट में चर्चा होगी इन सवालों के जरिए कि क्या कोरोना काल में भी देश का एकजुट रहना मुश्किल हो गया है, ऐसे हालात बन गए हैं। नफरत की सियासत आखिर कौन फैला रहा है? और संकट काल में देश कोरोना से लड़े या सियासत से? हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा जी हैं, जितेंद्र शर्मा श्रीमाली जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। और अर्चना जी, आपका खासतौर पर मैं स्वागत करता हूं। कांग्रेस एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस ने यह स्वीकार किया है कि वो वापस टीवी डिबेट्स में आए, और आज आप मेरे ख्याल में इस बंदिश के खुलने के बाद पहली बार हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आप इसे पूछना चाह रहा हूँ अर्चना जी कि जो कहा गया कि भाजपा कोरोना वायरस से लड़ने के बजाय नफरत का वायरस और फैला रही है, जिससे लड़ना और मुश्किल है और मुश्किल होगा आने वाले अरसे में। भारतीय जनता पार्टी के साथी जितेंद्र शिमाली जी इसका जवाब दें, उससे पहले आप थोड़ा सा इसको खुलासा करके कहें, तथ्यात्मक रूप से कहें। अर्चना जी। देखिए जेपी जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और प्रमुख विपक्ष होने के नाते हमारा दायित्व है कि जब हम क्राइसिस के दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है, देश ही नहीं, तो इस समय हम लोग अपने सजेशंस देकर के और कंसोलिडेटेड वे में एकमुखी होकर के इस लड़ाई को लड़े, सॉलिडारिटी का परिचय। और इसमें कोई संशय नहीं कि देश एकमुखी होकर लड़ाई लड़े। इस वर्किंग कमेटी में सिर्फ एक ही मुद्दे पर विमर्श नहीं हुआ है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो वास्तविक मुद्दे हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं, जिन पर विचार होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जिंदगियों की नहीं, लाइवलीहुड की यानी आजीविका की लड़ाई है। और जब हम सोशली, मॉरली, इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उस समय आवश्यकता है कि सभी के विचारों का समावेशन। आपको ध्यान है, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि एफडीआई को इस समय रोका जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने उस पर पहले विचार नहीं किया, लेकिन अब विचार करके उस चीज को माना। इसका मतलब ये कि आपको पक्ष की तरफ से कुछ सुझाव मिलता है और देश में उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार से माइग्रेंट लेबर की समस्या है, उसको लेकर के जो सुझाव दिया, मैं समझती हूँ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं हमारी प्रतिष्ठा को वहां चाहिए वो यही था कि जब लॉकडाउन नेशनली लगाया गया
उस समय ऐसे दृश्य आए जिसने कि पूरी मानवता को उद्वेलित कर दिया। किस प्रकार से लोग पैदल चल रहे थे, 200-250 किलोमीटर तक जाने को मजबूर हुए, हम लोग उसके लिए तैयार। उसके बाद उनको कैसे सुरक्षा देनी है, कैसे उनके भोजन की व्यवस्था करनी, सारे मुद्दे। अर्थव्यवस्था की स्थिति पहले से ही खराब थी, उसे सुदृढ़ करना एक अलग मुद्दा है, लेकिन इस समय आजीविका को सुनिश्चित करना है, क्योंकि किसी को भूख से नहीं मरने देना। एक ऐसे अनडेड एंटिटी से हम लड़ रहे हैं जिससे लड़ने के लिए हमारे पास कोई ऐसी व्यूहरचना अभी नहीं है वैश्विक तौर पर। उसमें जो होता है वो अननोन है, जो हम सजेस्ट करते हैं वो एक्सपेरिमेंट है, और उसके बाद जो कुछ आ रहा है उसके रेमिफिकेशन, उस पर विचार करके हमें कोर्स करेक्शन भी करना पड़ेगा। ऐसे समय में यदि सत्ता में बैठे लोग ये समझे कि फाउंट ऑफ विजडम उन्हीं के पास, सेंट्रलाइज कर लें सब कुछ तो वही कर लेंगे, तो उससे सब समस्या का निदान है। और फ्रंट लाइन एजेंसी के रूप में जो वॉरियर्स है, उसके साथ साथ जो फोर फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सेंटर नहीं लड़ रहा है, वो स्टेट्स लड़ रहे हैं, क्योंकि स्टेट्स फेडरल स्ट्रक्चर में सब चीजों के लिए अकाउंटेबल माने जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब प्रधानमंत्री जी से संवाद किया था वीसी के माध्यम से, तो उन्होंने बहुत प्रमुखता से कहा था और यह कैसे सजेशन दिया था कि जितने भी दूसरे प्रदेश के लोग वो हमारे राज्य में रह रहे हैं, यदि उस राज्य की सरकार चाहे, मुख्यमंत्री चाहे तो एहतियात बरतते हुए तालमेल बैठा और अपने लोगों को ले जा सकते। अब इस क्रम में हुआ क्या, जेपी जी जो मैंने भी अनुभव किया, हम आम आदमी अनुभव कर रहे हैं, वो लोग तो चले गए जिन्हें सक्षम तक हम समझ, लेकिन वो माइग्रेंट लेबर आज भी वही भटक रहा है, उसके लिए कोई सोच नहीं रहा दूसरा राज्य, लेकिन हम सोच। राजस्थान प्रदेश की सरकार संवेदनशील, कम्युनिटी किचन ऑर्गेनाइज किए गए, कोई भूखा नहीं सो रहा राजस्थान। माननीय सोनिया गांधी जी ने बीसी में जब मुख्यमंत्री से बात की तब उन्होंने सारी वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया, लेकिन मेरा यही मानना है कि जब हम सब चीजों पर विवेचना करें तो हमारी इकोनॉमी को लेकर के आज ये तो माना जा रहा है कि देश में रिसेशन नहीं आएगा इंडिया और चाइना में, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि इतनी बड़ी आबादी को केटर करने के लिए कोई ना तो एग्जिट पॉलिसी है जब क्राइसिस रिसीव करेगा तब, और ना हमारे पास आज की स्थिति में उनको संभालने की कोई बहुत बड़ी स्थिति या कोई ऐसी पॉलिसी। ऐसे में उन्होंने बहुत सकारात्मक सुझाव दिया है कि ठीक है अर्चना जी, मैं आता हूं आपके पास वापस। अभी तक आपने एक पहलू को छुआ, कोरोना को लेकर के हमारे देश में सरकार के स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको, या उससे पहले जो एहतियात नहीं बरती गई आपके शब्दों में उसको। नफरत की बात जो है उस पर भी मैं आता हूं, लेकिन पहले इस पर जितेंद्र शिमाली से जवाब ले लेता हूं। शिमाली जी क्या कहना है आपका, बोलिए, आपकी टिप्पणी ले लूं फिर मैं सवाल लेकर आता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आज सोनिया गांधी जी ने जिस प्रकार की बात बोली और जिस प्रकार की भाषा बोली, नफरत की आग की जो बात कहे, तो ये कांग्रेस की शुरू से परंपरा रही है कि इस प्रकार के देश में जब संकट का समय चल रहा है तब वो किस प्रकार से नफरत की बात कर रहे हैं। मैं राजस्थान का उदाहरण देना चाह रहा हूं, जिस प्रकार की बातें अभी कही जा रही है। नफरत पे तो अभी बात कर लेंगे, नफरत पे पहले अर्चना जी अपनी बात करें, उसके बाद आता हूं आपके पास। लेकिन अर्चना जी ने एक बात याद दिलाई कि राहुल गांधी जब कोरोना का चारों तरफ शोर शराबा नहीं था, एक मिनट, तब राहुल गांधी बार बार ये कर रहे थे और तब इस बात की मजाक उड़ाई जा रही थी। उसके बाद एयरपोर्ट सील नहीं किए गए थे और 13 मार्च तक ये कहा जा रहा था कि कोरोना की थ्रेट नहीं है हिंदुस्तान में। है पहली बात इन्होंने ये उठाई कि आपने जागने में देरी की। दूसरी बात, जब जागे तब आपने अचानक ऐसा फैसला लिया कि लोगों को उनके घरों तक पहुंचने का वक्त, एक मिनट सुन लीजिए ना, तो लोगों को उनके यहां पहुंचने का वक्त नहीं मिला। ये दो सवाल तो देखिए आपको लगातार असहज कर रहे हैं पिछले 1 महीने से और करते रहेंगे। इन 2 सवालों के बारे में अगर कोई कॉन्क्रीट बात है तो बताइए शिमाली साहब। पहला, समय रहते हमने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया, एयरपोर्ट सील क्यों नहीं किए गए? दूसरी बात, जब लॉकडाउन किया गया तो क्या एक ऐसी व्यवस्था हो सकती थी कि लोग अपने घर पर पहुंच जाते और इस लॉकडाउन को आराम से वो निकाल लेते? बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब पूरा विश्व इस बात की तारीफ कर रहा है कि भारत ने जितने त्वरित गति से और जिस प्रकार से कोरोना के इस महामारी को लेकर के, कोरोना के संकट को लेकर के जिस प्रकार से भारत के अंदर प्रयास किए गए और भारत ने त्वरित गति से जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से भारत में इस समस्या को डील करने की है, उसके पूरे विश्व के अंदर इसकी तारीफ हो रही है। और मैं इसका परिणाम यह है कि पूरे विश्व के अंदर दूसरे देश कि जिनकी जिस प्रकार से गति बढ़ रही थी और जिस प्रकार की उनकी स्थितियां हैं, भारत के अंदर वो उस प्रकार से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। और जहां तक बात ये जो कह रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूं कि इस देश के अंदर इस वायरस को सबसे अधिक फैलाने की जो बात, जिस प्रकार से एक योजना बनाई गई इस देश के अंदर, आप ये देखिएगा कि इस पूरे देश में एक योजनाबद्ध तरीके से कोरोना को जिस प्रकार से जगह जगह
फैला करके और जो इस देश का नाम खराब करने के लिए, इस देश में एक भयावह स्थिति बनाने की जो योजनाबद्ध तरीके से जो साजिश की गई, उस साजिश का खुलासा इस देश की सरकार ने जिस प्रकार से किया गया वह बहुत तारीफ काबिल है। और आज भी इस प्रकार की जो स्थितियां हमारे देश के अंदर चल रही है कि जो हमारे कोरोना योद्धा हैं और उनके साथ में जिस प्रकार की स्थितियां बनाई जा रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये राजस्थान के अंदर इतने जबरदस्त घटना हुई हमारे कोरोना योद्धाओं के साथ में, जब पहलू खान के ऊपर तो ये लोग कानून बना सकते हैं विधानसभा में अचानक ला करके, और यहां ये पूछना चाहता हूं कि इतने समय से कोरोना योद्धाओं के ऊपर जिस प्रकार से हमले किए जा रहे थे उनके ऊपर क्यों नहीं कानून बनाया? क्यों केंद्र सरकार को त्वरित गति से इसके ऊपर कानून बनाने की आवश्यकता की गई? क्यों जब कोरोना योद्धाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, हमले हो रहे थे, उसके ऊपर रासुका में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये इस प्रकार की घटनाएं हैं जो इस केंद्र की सरकार को बदनाम करने के लिए एक साजिशपूर्ण तरीके से ये चलाया जा रहा है। जो लॉकडाउन जिस प्रकार से आप देखिए, पाकिस्तान की इमरान खान की भाषा का वो क्यों हमारे देश के इन नेताओं से समानांतर मिलती है? और मैं पूछना चाहता हूं अर्चना जी को कि अर्चना जी, आपके क्षेत्र के अंदर तो इस प्रकार की स्थितियां नहीं है। आप बहुसंख्यक समाज के बारे में भी थोड़ा चिंतन कर लो, थोड़ी सी चिंता कर लो आप उनके बारे में भी। ये तुष्टीकरण की राजनीति इस देश को बर्बादी की तरफ लेके जाएगी जो 70 साल से कांग्रेस करती आ रही है। अर्चना जी, सुना होगा आपने, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो जितेंद्र शिमाली जी ने कहा कि तबलीगी जमात के लोगों ने देश में पहुंचने की साजिश रची, इन्होंने ऐसा कहा, योजना पूर्वक देश भर में कोरोना को फैलाया गया। अब आपके शब्दों में अल्पसंख्यकों में भरोसा जगाने के लिए और समुदायों के बीच में खाई नहीं बढ़े, इसके लिए जो खबरें भ्रामक कही जाती हैं या उकसाती हैं दूसरे वर्ग को, उनको रोकने के लिए जो कदम उठाए गए, आप कह रहे हैं कि वो ज़रूरी प्रयास हैं ताकि माहौल ना बिगड़े। वो जैसा जितेंद्र शिमाली जी कह रहे हैं, तुष्टीकरण है, विपक्ष के शब्दों में वो तुष्टीकरण है। इस आरोप को कैसे खारिज करेंगे आप? एक चीज है कि अल्पज्ञान जो होता है ना, हमेशा शर्मिंदगी का कारण। और कुछ लोगों की हमने क्यों टीवी चैनल से दूरी बनाई, तो कारण ये था कि ये लोग जो है हर चीज को तुष्टीकरण के नजरिए से देखना चाहते। ये संवाद जो होता है वो सकारात्मक ना हो, उसके प्रयास हमेशा करते हैं। अब तबलीगी जमात की आप बात करते हैं, हमने खुद ने कहा ना कि जिसने गलत किया वो गलत, लेकिन उस चीज को परमिशन किसने दी? क्यों एनएसए वहां जाते हैं, क्यों नहीं उसे कंट्रोल किया गया? हमारे शासित राज्यों में जहां हम सहभागी हैं, हमने वहां परमिशन नहीं दी। कांग्रेगेशन किसी भी धर्म का नहीं होना चाहिए जब आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है। आपको पता है एट्रोसिटीज बढ़ी महिलाओं पर, बच्चों पर इस दौरान, इनको उसकी चिंता नहीं, उस वर्ग पर बढ़ी जिसे वल्नरेबल सेक्शन कहते हैं। तो आज कांग्रेस ने जो आरोप लगाया कि नफरत फैलाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या वो इसी तरफ इशारा था कि तबलीगी जमात की वजह से जो कोरोना फैला है उसको लेकर भाजपा ये कहती है कि ये साजिशन किया गया? क्या यही नफरत फैलाना है या कुछ और भी है? साजिश तो फिर मैं मानती हूं कि भाजपा की होगी, क्योंकि केंद्र सरकार जो है केंद्र शासित राज्य में उसके ऊपर उसका ये अधिकार होता है पुलिस प्रशासन में। कहते हैं एनएसए खुद गए वहां पर, क्या आवश्यकता थी वहां स्वीकृति लेने की? और मुझे पता है साजिश किसने की है? साजिश नहीं है, जब एक मुखी होकर लड़ाई लड़नी हो, उसमें कई विधायक यहाँ के कहते हैं कि 750 रुपए की थाली खिलाई। अरे सबूत पेश करो, भ्रमित करने की राजनीति मत करो। किसी प्रकार का भेद नहीं होता। जेपी जी मेरी खुद की बेटी डॉक्टर है, कोविड देखती है वहां पर। किसी भी धर्म संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ तुष्टीकरण नहीं होता। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं मजहब और धर्म देखकर ये अटैक नहीं करता। और मरकज को क्यों नहीं रोका केंद्र सरकार ने? क्योंकि होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग आलधर वाली घटनाक्रम का सांप्रदायिकरण करने लगे थे और जब सच्चाई सामने आई तो किस तरह का विचार इनके प्रकट होते, तो हम लोग सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वैश्विक तौर पर WHO ने जब ऐसी घटनाओं को कुछ देशों में देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर उन सारी जो एंट्रेंस्ड जो थे सिस्टम थे सोसाइटी में, उनको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग है। ये तब कहना पड़ता है जब ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी का तमगा लगा करके और वास्तविकता से मुंह फेरते, अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराते हैं। आपने देखे कि जो ये कह रहे थे क्यों नहीं कानून बनाया, मुख्यमंत्री खुद प्रतिदिन वीसी करते हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ आप सबके प्रश्नों के जवाब देते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। कहीं कोई घटनाक्रम हुआ तो जिसने किया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है।
मुझे बताइए कि ऐसी घटनाओं को, जो गलत श्रेणी की घटनाएं जिनकी निंदा होनी चाहिए, उनको टूल देकर के क्यों माहौल को खराब करना चाहते हैं। आज तो हम ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें हमें पता ही नहीं किससे युद्ध लड़ रहे हैं और कब तक इस अवस्था के साथ हमें रहना पड़ेगा। उस समय ऐसे लोग इस तरह की बातें करके जब धर्म की राजनीति करते हैं, मुझे बताइए जिस विधायक ने कहा 750 रुपए की थाली, उन्होंने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया राजस्थान मुख्यमंत्री कोविड फंड में, और एक विधायक जो एक हॉस्पिटल को लेकर टूल देते रहे, जबकि आपको पता होना चाहिए हर अस्पताल की जिम्मेदारी इस समय जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में मरीजों को केटर करने की, उनका कंट्रीब्यूशन अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसके लिए कुछ नहीं। तो हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, मजहब धर्म संप्रदाय के नाम पर इस लड़ाई को विघटन में मत बदलें। ये एक मुखी होकर लड़ने की लड़ाई है, सबको साथ मिलकर लड़ने की लड़ाई है। जितेंद्र शर्मा, आप जवाब देना चाहते हैं हर्षा शर्मा की बात का, या मैं मिथिलेश जैमिनी के पास जाऊंगा? देखिए, मैं ये पूछना नहीं, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार की, हालांकि उनकी पूरी बात तो मैंने सुन नहीं पाया क्योंकि इसमें आवाज साफ नहीं आ रही थी, पर मैं पूछना चाहता हूं कि यदि ये इस प्रकार की बात होती, और हम ये चाह रहे हैं कि यहां पर ये सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, पर सरकार क्यों अपने वोट बैंक से जोड़ रही है राहत कार्यों को, राशन के वितरण को क्यों वोट बैंक से जोड़ करके और सारा काम किया जा रहा है राजस्थान के अंदर? मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि इन्होंने तबलीगी, अरे सुनिए अर्चना जी, सुनिए, सच्चाई को सुनिए अर्चना जी, इसे इस बार प्रकार से बोल करके आप सच्चाई से भाग नहीं सकती हैं। आप सुनिए, मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत से कि ये तबलीगी का कॉलम क्यों गया। मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत जी से कि जब राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने यह तय कर दिया कि राजस्थान में कोरोना फैलाने वाले लोग तबलीगी लोग हैं, तो उनके खिलाफ रासुका में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये बताइए, उन्होंने, अशोक गहलोत जी ने ये कॉलम क्यों हटा दिया? अरे सुनिए, सच्चाई से मुंह मत फेरिए, अर्चना जी आप जवाब दीजिए कि अशोक गहलोत जी ने तबलीगी का कॉलम क्यों हटा दिया, क्यों नहीं उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई? राहत कार्यों को, मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, राहत कार्यों को क्यों धर्म विशेष से जोड़ा है? अशोक गहलोत जी ने राहत कार्यों को धर्म विशेष से। मिथिलेश जैमिनी, आप मुझे सुन पा रहे हो तो इस देश में, पूरे देश में, हमारे प्रदेश में जो कोरोना से लड़ाई के जो प्रयास हुए पहले दिन से, 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ, 22 तारीख को देश में जनता कर्फ्यू लगा, उसी दिन से उन प्रयासों की, उसके बाद राजस्थान सबसे पहला प्रदेश था जिसने लॉकडाउन किया। देश में हमारे प्रदेश की तारीफ हुई और दुनिया में हमारे देश की तारीफ हो रही है। आज की ही जो खबर है उसके हिसाब से दक्षिण कोरिया के बाद दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान है, जहां रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है। बहुत अफसोस की बात नहीं है ये कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है, दुनिया हमारे देश की तारीफ कर रही है, और हम आपस में पहले इस बात पर लड़ने पर आमदा हैं कि मेरी गलती से हुआ या तुम्हारी गलती से हुआ, तुम ऐसा करते तो बेहतर हो सकता था, तुम ऐसा करते तो बेहतर हो सकता था। मिथिलेश जैमिनी, देखिए शर्मा जी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो यह है कि हम राजनीति में मेरी कॉलर उसकी कॉलर से सफेद है, उस पर सारा गेम खेल रहे हैं। ईमानदारी से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने, जो दुनिया के आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई में बहुत ईमानदारी बरती, लेकिन कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बयानबाजी और सियासत करने में किसी ने कमी नहीं रखी। अगर बेगू के विधायक राजेंद्र विदुड़ी जी राहत की सामग्री को सामने देख के कहते कि ये मोदी जी ठीक है या गहलोत जी ठीक है, मोदी ठीक है तो दिए जलाइए, बर्तन बजाइए, तो ऐसा नहीं है कि जहां अशोक लाहौटी 750 रुपए की थाली वाला पैकेज निकाल के लाए तो राजेंद्र विदुड़ी ने ये पैकेज निकाल के लाए। तो जो कोरोना पर जो राजनीति हो रही है, कोरोना पर दोनों पार्टियों से बराबर हो रही है, दोनों को लग रहा है वोट बैंक खिसक के नहीं जाए। और पालघर वाली जो घटना हुई है उसके बाद जो इसमें सियासी रंग दिया गया है वो पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। उसको रोकने के लिए ही आज सोनिया गांधी जी ने जो अपने बयान दिए उसमें ये कहा कि बीजेपी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अपने शपथ पत्र जो इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो थी उसकी बातें की, किसान वर्ग की बात की, मजदूर वर्ग की बात की। तो कुल मिला के कांग्रेस को अब जो पुरानी धारा है, जो उनका पुराना वोट बैंक है, उसको सहानुभूति के साथ बटोरने की कवायद है। तो भाजपा इसको पूरी तरह सांप्रदायिकता का रंग देने में आमदा है। तो दोनों दलों को बहुत अच्छा काम कर रही है, राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। दोनों को मगर मिलकर काम करे। लेकिन अगर हम चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी का कल का बयान देख ले जो आज अखबारों में छपा है, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि अखबार वाले 2 दिन छाप के रह जाएंगे, आप कुछ मत करो,
आप अपना काम देखो, हम हमारा काम देखोगे। ऐसे बयान निश्चित रूप से जनता को इस अवसाद की स्थिति में ले जाने की स्थिति में है, जबकि लोगों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। सारे देश के, दुनिया के मनोवैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि आज मानव अवसादग्रस्त होता जा रहा है। ऐसे में अगर ये दोनों वोट देखने की पॉलिटिक्स करेंगे तो ये निश्चित रूप से आम जनता का नुकसान होगा। अशोक गहलोत जी ने कहा कि हमने 2,500 रुपए 80 लाख लोगों के खाते में डाल दिए हैं, हम 10 किलो गेहूं खरीद कर देंगे, केंद्र सरकार गेहूं दे रही है, कोरोना टेस्ट की किट को वापस किया। यानी कुल मिला के जो एक राजनीति का एक माहौल तैयार किया जा रहा है, रामगंज को लेकर बड़ा माहौल, भीलवाड़ा मॉडल की बड़ी बात की जा रही है, तो रामगंज मॉडल फेल हो गया। तो ये रामगंज मॉडल को आधार बनाना चाहते हैं। सीएम साहब हर बात में कह रहे हैं कि हमारा भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश दुनिया में फेमस हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दखल के चलते सच्चाई को कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा कि रामगंज में कर्फ्यू का पालन ईमानदारी से नहीं हुआ। यहां से कई लोग बाहर गए। कल सीएम साहब वीडियो कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ऐसी खबरें फैलाई जा रही है, बाहर जा रहे हैं, बहुत ईमानदारी से हो रहा है। लेकिन जो दोनों विधायक हैं विशेष समुदाय वाले, वो पहली बार एमएलए बने हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं गलतियां की है। मीडिया में जो रिपोर्ट आई अमीन कागजी के खिलाफ कि उन्होंने उनको राहत सामग्री बांटने में गड़बड़ी की, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को यह चाहिए कि एक बहुत बड़ा मानवता की सेवा करने का अवसर है। इस समय हम राजनीतिक धरातल से ऊपर उठ गए। सोनिया गांधी ने बड़ी बात कही कि करुणा, सजगता और बड़ा दिल का परिचय दे। अगर ये दोनों दल ही इसी पे काम करे तो इस समय मानवता बच सकती है। भारत, जिसको आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है कोरोना से लड़ाई में, अमेरिका से हम आगे हैं, स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर भारत का तिरंगा फहराया जा रहा है। ऐसा बहुत सुनहरा अवसर दुनिया को भारत के विश्वगुरु बनने की ओर जा रहा है। अगर दोनों दल मिल जाएं, एक दूसरे के वोट बैंक को नहीं देके नगर निगम के चुनाव को भूल जाए कांग्रेस और बीजेपी, तो बहुत अच्छा हो सकता है। भरतपुर से यह सियासत की अदावत शुरू हुई। भरतपुर में चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग और खुद कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने, जब एक विशेष समुदाय के प्रसव के बाद में बच्चे की डेथ हो जाती है, तो आपस में ही एक दल के ऊपर ट्वीट करके वार किया। तो कुल मिला के ऐसा कहीं नहीं है। जी शर्मा जी, आपकी बात साफ साफ तो मैं नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन मैं जितनी समझ पा रहा हूं वो केवल आपकी बात नहीं है। वो मुझे लगता है कि हर जिम्मेदार, हर संवेदनशील, हर बुद्धिजीवी नागरिक की बात है इस देश के की, जो ये मानता है कि कोरोना से लड़ना जितना ज़रूरी है और उतना ही ज़रूरी हमारे यहाँ जो ओछी सियासत है वो सभी दलों की ओर से गाहे बगाहे होती हैं, उससे लड़ना भी बहुत ज़रूरी है। और उससे पार पालेंगे तो शायद कोरोना की लड़ाई तो बहुत छोटी लड़ाई रह जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।